दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस मनाएंगे किसान। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार और जनता लापरवाह हो गई। वहीं बंगाल में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर ममता दीदी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। वहीं पंजाब में विभाजनकारी नीति, नया मुस्लिम बहुल जिला बनाने पर भड़के योगी आदित्यनाथ। वहीं राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले मोदी सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति तीसरी लहर को सुनिश्चित करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा, बीजेपी सांसद की गाड़ी पर तगड़ा हमला, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। वहीं कोरोना महामारी के बीच आईएमए की अपील, केरल की नई सरकार ऑनलाइन तरीके से करे शपथ ग्रहण समारोह। वहीं बंगाल के बाद अब भाजपा की नजर उड़ीसा से लेकर केरल तक, स्थानीय नेताओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी। वहीं बंगाल में नंदीग्राम में पीड़ित परिवारों से मिले राज्यपाल जगदीप धनखड़, महिलाओं ने सुनाई दर्द भरी दास्तां। वहीं हरियाणा में ब्लैक फंगस के 40 केस, सरकार ने घोषित किया नोटिफाइड बीमारी। वहीं चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर अलर्ट जारी, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की बड़ी अपील। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस मनाएंगे किसान। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के 6 माह पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों, दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। राजेवाला ने कहा कि 26 मई को इस प्रदर्शन के 6 महीने हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार बनाने के 7 साल पूरे होने के अवसर पर यह हो रहा है। हम इसे काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत पानी की बौछारों और अवरोधों का सामना करते हुए बड़ी संख्या में किसान 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर आए थे। आगे के महीनों में राजधानी दिल्ली के करीब टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर देश भर से हजारों किसान आ जुटे। आपको बता दें कि राजेवाल ने लोगों से 26 मई को काला दिवस मनाते हुए किसानों का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम देश के लोगों से अपने मकानों, दुकानों, ट्रकों और अन्य वाहनों पर काले झंडे लगाने की अपील करते हैं। हम विरोध के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाएंगे। आपको बता दें कि किसानों ने पीएम मोदी का पुतला जलाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सभी गाड़ियों पर काले झंडे भी लगाए जाएंगे। राजेवाल ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को नहीं सुन रही है और उर्वरकों, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से खेती करना संभव नहीं रह गया है। इसको देखते हुए 26 मई को किसान काले दिवस के रूप में मनाएंगे और इस दिन लोगों से अपील की गई है कि वो अपने मकानों, दुकानों, ट्रकों और अन्य वाहनों पर काला झंडा लगाएं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 मई को पुतला भी फूंका जाएगा। यदि आप भी किसानों के फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी और अन्य सरकारों पर बोला तगड़ा हमला। बोले कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार और जनता दोनों लापरवाह हो गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के बाद देश के सभी वर्गों द्वारा बढ़ती गई लापरवाही का मुद्दा उठाया, जिसके कारण देश राष्ट्रव्यापी चिकित्सा संकट का सामना कर रहा है। भागवत ने कहा कि पहली लहर के बाद हम सब लापरवाह हो गए। लोग, सरकारें, प्रशासन, हम सभी जानते थे कि दूसरी लहर आ रही है। डॉक्टरों ने हमें चेतावनी भी दी थी, फिर भी हम लापरवाही कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि अब वे हमें बता रहे हैं कि एक तीसरी लहर भी आएगी, तो क्या हमें इससे डरना चाहिए या फिर वायरस के खिलाफ लड़ने और जीतने के लिए सही रवैया अपनाना है। उन्होंने ये बात आरएसएस द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में कही। आपको बता दें कि उन्होंने भविष्य की ओर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित करने की बात कही ताकि लोग और सरकार वर्तमान अनुभवों से सीखकर इसके लिए तैयार हो सकें। उन्होंने भारत के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की बात कही। मोहन भागवत ने भारतीयों को आज की गलतियों से सीखकर संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि जीवन और मृत्यु का चक्र जारी रहेगा। ये मामले हमें डरा नहीं सकते, यही परिस्थितियां हमें भविष्य के लिए प्रशिक्षित करेंगी। उन्होंने कहा कि सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, जारी रखने का एहसास भी मायने रखता है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि तीसरी लहर के लिए सरकारों और लोगों को सचेत रहना होगा। और बड़ी खबर, बंगाल में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला।
हमला। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में पीएसए यानी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में देरी का बड़ा आरोप लगाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी ममता दीदी ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में 70 प्लांट लगाने की जानकारी दी गई थी। अब कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में सिर्फ 4 प्लांट लगेंगे, बाकी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने आगे लिखा है कि दिल्ली के अनिर्णय की वजह से राज्य की एजेंसियों द्वारा पीएसए प्लांट लगाने की पूरक योजना पर भी काम नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम में शामिल कर लिया गया है और पहली बार बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि पहली बार दी गई है। बंगाल के 21.79 लाख किसानों में से करीब 14.91 लाख किसानों ने पोर्टल में पंजीकरण कराया था। इनमें से 7.3 लाख किसानों को राशि भेज दी गई है। इनके खाते में सीधे पहली किस्त 2-2 हजार रुपए डाल दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को पत्र लिखकर कहा कि बंगाल के किसानों को बकाया 18 हजार रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन वे नहीं मिले। उन्होंने ऐलान किया है और मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि किसानों के हितों के लिए मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। और बड़ी खबर, पंजाब में विभाजनकारी नीति, नया मुस्लिम जिला बनाने पर भड़के योगी आदित्यनाथ। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के मुस्लिम बहुल इलाके मालेर कोटला को नया जिला बनाने को लेकर अमरिंदर सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का आईना बताया है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदी में ट्वीट कर पंजाब सरकार पर तगड़ा हमला बोला। ये जिला चंडीगढ़ से 131 किलोमीटर दूर है। इसे संगरूर जिले से बिल्कुल अलग कर बनाया गया है। मालेर कोटला पंजाब का 23वां जिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को ईद के मौके पर नया जिला बनाने और यहां कई विकास परियोजनाओं का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर तगड़ा हमला बोला है। ईद के मौके पर नए मालेर कोटला जिले का ऐलान करते हुए अमरिंदर सिंह ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे ईद के मौके पर यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने मालेर कोटला को नया जिला बनाने का फैसला किया है। पंजाब का ये 23वां जिला काफी ऐतिहासिक मायने रखता है। यहाँ जल्द ही जिला प्रशासन कार्य करने लगेगा। आपको बता दें कि इस पर योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि ईद के मौके पर जो काम पंजाब की सरकार ने किया है वो कभी नहीं करना चाहिए था। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले मोदी सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीकाकरण को लेकर फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि भारत को एक उचित वैक्सीन रणनीति की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति एक विनाशकारी कोरोना की तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। इसे नहीं जा सकता। भारत को एक उचित वैक्सीन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। बता दें कि राहुल गांधी कोरोना और इससे जुड़ी तैयारियों के लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने ट्वीट कर रणनीति को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया था और कहा कि इससे समस्या बिगड़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र को टीकों की खरीदारी कर उसके वितरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति कोरोना वायरस की तीसरी लहर को सुनिश्चित करेगी। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा। बीजेपी सांसद की गाड़ी पर हुआ बड़ा हमला, पुलिस ने की एफआईआर। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ अज्ञात लोगों ने बांकुड़ा से बीजेपी सांसद सुभाष सरकार की गाड़ी पर बड़ा हमला किया। सांसद की गाड़ी पर यह हमला पातालखुरी गाँव के पास चटर्जी बागान में हुआ। इस मामले में बांकुड़ा पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद सुभाष सरकार ने कहा, यह हमला राज्य में चल रहे राजनीतिक आतंक का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमला किसने किया क्योंकि उनकी पहचान नहीं की जा सकी। उनके चेहरे ढके थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे जो राजनीतिक आतंक कर रहे हैं वे सत्ताधारी पार्टी के ही लोग हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुभाष सरकार ने इस हमले को टीएमसी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और ये बड़ी खबर, कोरोना महामारी के बीच
बीच आईएमए की बड़ी अपील, कहा केरल की नई सरकार ऑनलाइन तरीके से करे शपथ ग्रहण समारोह। ये आपको बता दें कि केरल में एक बार फिर से पिनराई विजयन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी अध्यक्षता में नई एलडीएफ सरकार के 20 मई को सत्ता संभालने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में संकेत दिए थे। केरल में कोरोना वायरस के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने नई सरकार से आग्रह किया है कि वे महामारी के संकट के बीच वर्चुअल यानी डिजिटल तरीके से शपथ ग्रहण करे। केरल सरकार ने माना है कि कोरोना की दूसरी लहर का एक कारण नियमों का सही तरीके से पालन न करना भी रहा है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया और मास्क पहनने में भी लापरवाही बरती है। आईएमए ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही नई सरकार से वर्चुअल तरीके से शपथ ग्रहण करने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, बंगाल के बाद अब भाजपा की नजर उड़ीसा से लेकर केरल तक स्थानीय नेताओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद भाजपा की नजर अब उड़ीसा से लेकर केरल तक के तटवर्ती राज्यों पर है, जहां वो कमजोर है। पार्टी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के लिए नई रणनीति की तैयारी कर रही है, जिसमें दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं को अपनी पार्टी में साथ लाना शामिल है। भाजपा ने बीते 6 सालों में देश के अधिकांश राज्यों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन अभी भी वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में काफी कमजोर है। ऐसे में पार्टी का अगला लक्ष्य इन राज्यों में अपनी चुनावी जमीन मजबूत करना है और वहां की विधानसभाओं में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना है। उड़ीसा और तेलंगाना के लिए पार्टी की रणनीति ज्यादा आक्रामक रह सकती है और वहां पर वो सत्ता की दावेदारी भी ठोक सकती है। भाजपा के इस करोमंडल मिशन में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शामिल रहेगी। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा में विश्वास व्यक्त करने वाले हर नेता को साथ लाने के लिए तैयार है। इन राज्यों के दूसरे दलों में ऐसे कई नेता हैं जो भाजपा और मोदी सरकार को पसंद करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा उन सभी नेताओं को अपने पाले में करने की योजना बना रही है। और ये बड़ी खबर, बंगाल के नंदीग्राम में पीड़ित परिवारों से मिले राज्यपाल जगदीप धनखड़, महिलाओं ने सुनाई दर्द भरी दास्तां। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य में बड़ी संख्या में लोग डरे हुए हैं और काफी सहमे हुए हैं। हजारों लोग प्रदेश छोड़कर असम के शिविरों में शरण लिए हैं, तो वहीं कुछ लोग घरों में ही बंद हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम में पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पर पहुंचे। गांव में मौजूद लोगों ने हिंसा वाली रात की आप बीती राज्यपाल को सुनाई। इस दौरान बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश इस वक्त कोविड संकट से जूझ रहा है और बंगाल कोरोना और हिंसा दोनों से जूझ रहा है। राज्य पर दोहरी मार पड़ रही है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। राज्य में हमारे सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। इस संकट के दौरान लोग अपने घर परिवार छोड़ने को मजबूर हैं। लोग शिविरों में शरण लिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय किया गया है। उनके परिवार के बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की गई है। आपको बता दें कि हालांकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दें और सभी पीड़ितों को पुनर्वास, मुआवजा और शांति व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाएं। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरे को लेकर ही तगड़ा हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये दौरा पूरे तरीके से असंवैधानिक है। और ये बड़ी खबर, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 40 केस सरकार ने घोषित किया नोटिफाइड बीमारी। ये आपको बता दें कि हरियाणा में राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद ब्लैक फंगस के हर एक मामले के बारे में सीएमओ को जानकारी देनी होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों को ब्लैक फंगस का केस सामने आने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करना आवश्यक है। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी ब्लैक फंगस मामले का पता चलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। बता दें कि बीमारी को अधिसूचित करने से संबंधित बीमारी के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने में आसानी हो जाती है। साथ ही अधिकारियों को रोग की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां सेट करने में भी मदद मिलती है। आपको बताते चलें कि ब्लैक फंगस को हरियाणा सरकार ने नोटिफाइड बीमारी घोषित कर दिया है। और ये बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर हाई अलर्ट जारी।
राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की बड़ी अपील। जी आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान के कारण देश में हाई अलर्ट जारी है और साथ ही कई राज्यों में आंधी और तूफान तथा बारिश का कहर जारी है। अरब सागर से उठा इस साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। केरल के कोट्टयम तट पर इसके कारण भारी तबाही हुई है और भारी बारिश हुई है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने की भी अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लिखा कि देश के कई इलाकों में तौकते की वजह से पहली ही बारिश शुरू हो गई है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो लोगों की हर संभव मदद करें। आपको बता दें कि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तौकते तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 60 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी हैं। तौकते को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। और बड़ी खबर, सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर, 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। एक वकील द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कक्षा 12वीं के लिए वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित नतीजों की घोषणा होनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि 12वीं की सीबीएसई परीक्षा रद्द हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही यदि आप भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन रद्द हो जाए और भारत कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।